हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम शुरू करेंगे आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम केवल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को हम एक प्रॉपर वे में करेंगे और समझेंगे कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि अ बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बाई। बोल रहा है कि कोई बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस बॉडी को क्या लूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले ही हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को और इसके कॉन्सेप्ट को कि देखिए, अगर कोई बॉडी है, ये इस टाइम न्यूट्रल है। ठीक है, अगर इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना है, अगर इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर तभी आएगा जब इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है किसी बॉडी से, जब इलेक्ट्रॉन या कोई बॉडी जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, उसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि अगर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि अगर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाया जाए तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि उस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसमें इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाए तो उस बॉडी के सिर पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट दिया है कि क्या लूज़ करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल नहीं, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या तो आएगा या तो जाएगा, इसी के बेस पे हम सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, यानी कि नेचर डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट है न्यूट्रॉन्स, गलत है। सेकेंड बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने देखा कि अगर कोई बॉडी है इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस बॉडी के सिर पे पॉजिटिव चार्ज आता है। प्रोटॉन्स गलत है। अल्फा पार्टिकल ये भी गलत है। ठीक है, इसमें से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोला गया है कि अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज, मतलब ये है इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब कि अगर दो बॉडीज़ हैं, हमें ये पहचानना है कि इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव की निगेटिव, ये कैसे चार्ज रखते हैं, इसके लिए कौन सा तरीका है, यानी किस तरीके से हम ये बता पाते हैं या किस मेथड से हम ये बता पाते हैं कि दोनों बॉडीज़ के पास चार्ज कौन सा है। फर्स्ट हमसे बोल रहा है अट्रैक्शन, कि अट्रैक्शन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये दोनों बॉडी पॉजिटिव हैं कि निगेटिव है, या पॉजिटिव पॉजिटिव की निगेटिव निगेटिव। ठीक है, सेकंड बोल रहा है रिपल्सन, थर्ड है फ्रिक्शन, फोर्थ है इंडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए तरीका क्या होता है इसमें कि आंसर मैं आपको पहले ही बता दूं कि रिपल्सन के थ्रू ही हम बता पाते हैं कि जो बॉडीज़ हैं उन बॉडीज़ के पास चार्ज कौन सा है, केवल और केवल रिपल्सन तरीका होता है। अब इसको समझ लें अपन। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा निगेटिव चार्ज हो, तो अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज रखती है, दूसरी बॉडी निगेटिव रखती है तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा। अब इसके बाद ध्यान रखिए, अगर ये मान लीजिए बॉडी निगेटिव चार्ज रखती है, इस बॉडी के सिर पे पॉजिटिव चार्ज है, तब भी तो अट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक मैं आपको और बता दूं कि अगर कोई बॉडी है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसके बगल में आप एक न्यूट्रल बॉडी को ला के रखें तो भी इनके बीच अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर एक निगेटिव चार्ज रखता है कोई बॉडी और दूसरा न्यूट्रल है, तो इन दोनों को जब करीब लाएंगे तब भी इनके बीच अट्रैक्शन होगा। तो इस हिसाब से तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सी बॉडी किस नेचर की है। ठीक है, तो अट्रैक्शन कोई तरीका नहीं होता है इलेक्ट्रिफिकेशन पहचानने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
कि अगर एक माइनस हो दूसरा भी माइनस हो तो इनके बीच क्या होता है, रिपल्सन। इन दोनों बॉडीज़ के बीच रिपल्सन होता है, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तब भी इनके बीच रिपल्सन होता है। तो देखिए केवल और केवल रिपल्सन की हेल्प से ही हम बता पाएंगे कि ये बॉडीज किस नेचर की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि या तो दोनों बॉडीज निगेटिव निगेटिव होंगी या दोनों बॉडीज़ के पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। यही हो सकता है, आप इसमें से नहीं बता पाएंगे। मान लीजिए अगर इसको प्लस मान लें इसको माइनस मान लें, तो इसको प्लस माना इसको माइनस माना तो अट्रैक्शन होगा, चलो ठीक है। मान लिया कि ये प्लस है ये माइनस है, या आप ऐसा भी मान सकते हैं कि इसके पास माइनस है इसके पास प्लस है, चलो ये भी ठीक है कि इसके पास प्लस है और माइनस इसके पास है। लेकिन बात आके ना यहाँ पे अटक जाती है कि माना कि ये प्लस है, दूसरा अगर न्यूट्रल होगा तब भी तो ये अट्रैक्ट होगा, तो हम बता नहीं पाएंगे। यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया कि अगर इसको प्लस इसको माइनस मान रहे हैं तो हम नहीं बता सकते कि कौन सी बॉडी किस नेचर की है, क्योंकि अगर न्यूट्रल भी बॉडी होगी तो भी अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बोला गया है नॉट ट्रू, ये बोला गया है, ठीक है। चलिए इसमें से ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन आप देखिए क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए सही बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसका मतलब कि ये जो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। मतलब कि अगर स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमको बताना है कि कौन ट्रू नहीं है, इस हिसाब से ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन की अपन बात करें तो बोल रहा है कि चार्ज ऑन अ बॉडी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ये भी बात सही है। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सी ऑप्शन की बात करें तो बोल रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। जो एसआई यूनिट है चार्ज की वो कूलाम है। स्टेटमेंट सही है लेकिन ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। डी की बात करें तो बोल रहा है कि 1 कूलाम इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 कूलाम जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट गलत है लेकिन ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि हमसे गलत पूछा था। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, अगर हम बात करें 1 कूलाम तो 1 कूलाम तो ये ठीक है, लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक्चुअल में 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। तो ये तो हम नंबर निकाल लिए, चलिए ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये तो होता है, लेकिन इसको भी ध्यान रखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन में इतने कूलाम होता है, तो कभी 1 इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही था, डी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। फोर्थ वाला जो हमको दिया गया है क्वेश्चन, इसे हम नेक्स्ट पेपर में करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर बनेगा उस लेक्चर में ये क्वेश्चन आपका होगा। चलिए अब हम बात करेंगे 5th नंबर के क्वेश्चन की। 5th नंबर में क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि अ न्यूट्रल बॉडी हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ। किसी न्यूट्रल बॉडी के पास इक्वल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है। फर्स्ट बोल रहा है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सेकंड बोल रहा है ओनली पॉजिटिव चार्ज, थर्ड बोल रहा है ओनली नेगेटिव चार्ज, और डी ऑप्शन है नो चार्ज एट ऑल, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर हम बात करें कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इस न्यूट्रल बॉडी के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब उस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे।
इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में हमसे बोला गया है कि बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। बात समझ में आ गई? तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो हम बोलेंगे फिफ्थ का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है अपने को। 6 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लॉ विच गिव्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज। देखिए दो चार्ज हों, मान लीजिए एक Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, तो इनके बीच अगर फोर्स लग रहा है, इनके बीच अगर फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच, तो ये किस लॉ के थ्रू बताया गया है? किस लॉ के थ्रू हमें ये पता चलता है कि दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है? तो देखिए वो लॉ होता है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ के थ्रू हम ये बता पाते हैं कि दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है। तो अगर ऑप्शन मैच कराया जाए तो फर्स्ट बोला है ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ के थ्रू हमें पता चलता है कि दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। बी की बात करें तो ये बोल रहा है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के थ्रू भी हम नहीं बता पाते हैं। थर्ड है हमारा कूलम्स लॉ, बिल्कुल सही है, कूलम्स लॉ के थ्रू ही बता पाते हैं। नेक्स्ट है नन ऑफ दिस, तो डी वाला ऑप्शन भी गलत है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें इसमें से। देखिए 7th नंबर का क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी हम करेंगे 8th नंबर का क्वेश्चन। बोल रहा है कि 5 कूलाम पर सेकेंड इज सेम एज। जो 5 कूलाम चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है? तो देखिए 5 कूलाम पर सेकेंड दिया है। तो देखिए 5 कूलाम पर सेकेंड, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये किसकी यूनिट है? तो देखिए ये कूलाम जो होता है वो चार्ज की यूनिट होती है, और जो सेकेंड होता है वो टाइम की यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कूलाम पर सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। क्या लिखा गया है? चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज पर यूनिट टाइम को अपन क्या बोलते थे? करंट बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो लिखा गया है 5 कूलाम पर सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर भी, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर होती है। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको लिख सकते हैं 5 एम्पियर, यानी कि 5 कूलाम पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन मैच कराया जाए तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है यानी कि 9th नंबर का। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो बिल्कुल ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि करंट होता है, इसको अपन बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को बोला जाता है करंट। ठीक है, या फिर अपने को दे दिया गया था कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम बोथ आर सेम, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसे करंट बोला जाता है। यानी कि इसमें अगर बात की जाए 9th नंबर में, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगर बाकी ऑप्शन की बात की जाए वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो बी ऑप्शन हमारा दिया गया है वो बोल रहा है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अगर वर्क डन पर यूनिट टाइम की बात की जाए तो इसको पावर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, इसी तरीके से सी ऑप्शन की बात करें तो बोला है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये एक्चुअल में अभी कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट टाइम कुछ होता नहीं है, इसीलिए ये तो ऑप्शन है ही नहीं। अब नेक्स्ट की बात की जाए ऑल ऑफ दिस, मतलब डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। चलिए ये हो गया। अब हम 10th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए, अगर 10th नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो 10th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच सम अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इट्स। अब बोल रहे हैं जैसे कि एक कोई चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज यानी कि इसको मान लो प्लस क्यू चार्ज है, इसके अराउंड यानी कि इस फील्ड में अगर किसी चार्ज को लेके आते हैं, किसी चार्ज को अगर इस फील्ड में लेके आते हैं तो इसके ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो फिर ये जो फील्ड है, इस फील्ड का नाम क्या होता है, यानी जो स्पेस दिया गया है इस स्पेस का नाम क्या है, तो हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो ये स्पेस है इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ध्यान रखिएगा कि चार्ज के कारण जो फील्ड हमें मिलता है उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक केस और ध्यान रखिएगा, ये चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज किस पे है, रेस्ट पे, और चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो उसके अराउंड जो फील्ड मिलेगा उसी फील्ड को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको कैसे पता चलेगा कि फील्ड कितनी है, तो जब इस चार्ज को यानी कि एक्सटर्नल किसी चार्ज को, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोला जाता है या इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, तो अगर टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे धीरे 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 धीरे, तो जब इसके करीब आता जाएगा ना तो इसके ऊपर या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो जहाँ से इसको फोर्स महसूस होने लगता है वहाँ तक इसकी फील्ड होती है। ठीक है, इसके हिसाब से ध्यान रखिए कि दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है पोटेंशियल, गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिल्कुल नहीं। फिर है पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बोला जाता है, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी 11th नंबर के क्वेश्चन की, और ये हमसे बोला गया है कि गिव प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी बताइए। तो देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, फर्स्ट इसमें देखा जाए तो हम बोलेंगे कि चार्ज के प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि हम बोलेंगे कि सिमिलर चार्जेस अगर सिमिलर चार्ज हैं तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, यानी कि इनके बीच रिपल्सन होगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि सिमिलर चार्जेस के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो पॉजिटिव ले लें या निगेटिव ले लें, रिपल्सन होगा। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो हम बोलेंगे कि अपोजिट नेचर के अगर चार्ज हुए, यानी कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो इनके बीच, यानी कि ये दोनों कैसे चार्ज हैं, ये अपोजिट नेचर के हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे अपोजिट चार्जेस या अपोजिट चार्ज। तो अपोजिट चार्ज के बीच अपोजिट चार्ज के बीच क्या लगता है, रिपल्सन या अट्रैक्शन। अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया। देखिए, ये तो एक प्रॉपर्टी है। और अगर बात करें तो देखिए, अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज के अंदर चार्ज कंजर्वेशन भी पाया जाता है। उसके हिसाब से क्या होता है कि चार्ज जितना होता है वो बाद में भी उतना ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज के साथ कुछ भी किया जाए, मतलब किसी बॉडी में जो चार्ज है उसके साथ अगर कहीं दिया जाए या लिया जाए, तो अगर जिस सिस्टम की बात करते हैं पूरे सिस्टम का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, हालांकि ये आपके ऊपर से चला गया होगा लेकिन कोई नहीं, आप इसको ध्यान रखिएगा।
तो आप इसको नॉर्मली ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम उनको अभी डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो बोल रहा है कि एक्सप्लेन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक्सप्लेन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के थ्रू बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, ये हमको बताना है। तो देखिए, मान लीजिए एक बॉडी ये हुई, दूसरी बॉडी ये हुई, और ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। जब दोनों को आपस में रब किया जाए, ठीक है, जब इसको आपस में रब करेंगे तो यहाँ पे होता क्या है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। वो बॉडी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, या बॉडी किस टाइप की है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर दो बॉडीज़ हैं, हम बोल रहे हैं कि जब दोनों को आपस में रब कर रहे हैं, ठीक है, तो जब दोनों को आपस में रब करेंगे तो हो सकता है कि इस पे से इलेक्ट्रॉन निकले और इस पे चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पे चला जाए, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और यही चार्ज बाय फ्रिक्शन भी होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और चीज़ों को समझ लें कि जब दो बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन लगाया जाता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये बॉडी ए थी और ये बी, तो अगर मान लेते हैं कि जो ए बॉडी था इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, तो जब ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो चार्ज पॉजिटिव नेचर का होगा, यानी कि ये बॉडी जो होगी वो पॉजिटिव नेचर की बन जाएगी, ठीक है। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसी के पास तो जाएगा ना, बी वाली बॉडी के पास। तो जब बी वाली बॉडी के पास चार्ज जाएगा तो इस पे आ जाएगा निगेटिव, तो हम बोलेंगे कि बी पे निगेटिव चार्ज होगा और ए पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इस तरीके से फ्रिक्शन के थ्रू हम किसी बॉडी को या किन्हीं बॉडी को चार्ज करते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, अगर इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देखा जाए तो आप एक बार डेफिनेशन के फॉर्म में भी देख सकते हैं, और बोर्ड स्क्रीन पे देखिए लिखा गया है कि व्हेन इंसुलेटिंग मटेरियल्स रब अगेंस्ट ईच अदर दे मे बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड मे बी रब्ड ऑफ ऑन मटेरियल एंड ऑन द अदर, द मटेरियल दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बीकम्स निगेटिवली चार्ज। वो तो हमने अभी देख लिया था, ठीक है। ये बस आपकी डेफिनेशन थी लिखने के लिए। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है 13th नंबर के क्वेश्चन में कि क्या चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं। बोल रहा है कि कैन चार्ज बी क्रिएटेड, चार्ज को क्या बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, और क्रिएट करने की तो बात छोड़िए, उसको हम डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, केवल और केवल चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बात समझ में आई। चलिए, अगर इसके आंसर की बात करें तो एक बार देख लीजिए, चार्ज इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। बात समझ में आ गई। चलिए, ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, कि ये बोला गया है कि डिफाइन वन बोल्ट। वन बोल्ट क्या होता है उसको बताना है हमें। तो चलिए, एक तो डेफिनीशन बाद में देख लेंगे, पहले देखिए। अगर आपको ध्यान हो तो V = W/Q होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम देखते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना है, ठीक है, और हमें वर्क करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़े, तो इनके रेशियो को ही अपन बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में, ये पोटेंशियल बोल देते हैं। तो अगर एक वोल्ट की बात कर रहा है तो यानी कि यहाँ पे 1 आना चाहिए, W और Q का रेशियो 1 आना चाहिए। तो हम बोल देते हैं कि अगर मान लो कि इस चार्ज को ले जाने में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यहाँ से यहाँ तक मान लो ले जाना है, A से B तक हमको ले के जाना है, तो हम
किसी चार्ज को, और जो चार्ज है ना वो 1 कूलाम का है, ये मान लो कि 1 जूल हमें वर्क करना पड़ता है, 1 जूल वर्क करना पड़ता है 1 कूलाम चार्ज को ए से बी तक ले जाने में, ठीक है। तो जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, यानी कि जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, ठीक है, उस पोटेंशियल को ही बोलेंगे 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं V इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो V इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलाम आ जाएगा, या इसी को बोला जाता है वोल्ट, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है 1 कूलाम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगा या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो 1 जूल पर कूलाम या वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। डेफिनेशन के फॉर्म में देखिए, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज एनर्जी कंजप्शन। बात वही है, देखिए बोलने का तरीका अलग होता है और समझने का तरीका अलग होता है। जो W है इसको एनर्जी भी अपन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज एनर्जी कंजप्शन ऑफ 1 जूल पर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 कूलाम, ठीक है। 1 V इक्वल्स टू 1 J/C यानी कि जूल पर कूलाम, यही लिखा है। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। अब समझिएगा यहाँ पे 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क इन रिलेशन टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमसे इलेक्ट्रिक वर्क का, यानी इलेक्ट्रिक वर्क का हमसे यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि V इज इक्वल्स टू W/Q होता है, हमको W बताना है, तो W इज इक्वल्स टू VQ आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो V क्या है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, तो इसकी यूनिट तो वोल्ट हो गई, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसका होता है कूलाम, चार्ज की यूनिट कूलाम। तो जो वर्क डन की यूनिट आएगी वो आएगी वोल्ट कूलाम, ठीक है, ये आएगा, या इसी को अपन बोल सकते हैं जूल। लेकिन हमें इस रिलेशन के फॉर्म में पूछा था, तो वर्क डन की यूनिट आएगी वोल्ट कूलाम। बात समझ में आई? तो देखिए इसमें हमने, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में ही कुछ और बेहतर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई डाउट होता है इस लेक्चर में तो आप ज़रूर पूछिएगा। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो खैर आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।